हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो वेलकम है क्लास 12 के अंदर जो इस बार प्रमोट होकर हम आए हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। तो उसी के कारण राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया था, जिसमें कक्षा 8वीं तक और 9वीं व 11वीं के अंदर जो RBSC के बच्चे हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष पुनः प्रमोट करने का फैसला लिया है। ठीक है, अब प्रमोट किया भी जा चुका है कई स्कूलों के अंदर। तो जो विद्यार्थी इस बार 11वीं में प्रमोट होकर 12 के अंदर आए हैं, तो क्लास 12 के अंदर जो इस बार हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये काफ़ी हद तक का समय है और इस समय का कैसे सदुपयोग करना है उसके बारे में हम, क्योंकि अभी घर बैठे समय व्यर्थ हम गवाएंगे तो है नहीं। ठीक है, तो उस समय का कैसे सदुपयोग करना है, हम घर बैठे बैठे कैसे हम स्टडी तैयार करनी है, कैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैसे हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है ताकि स्कूल खुले तो उस समय हम 2 कदम आगे चलेंगे। ठीक है सर, तो इसी के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए इकोनॉमिक्स के अंदर, और अकाउंट्स के अंदर हमारी कंटिन्यू रेगुलर वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 12 के अंदर एक पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा कि इस बार जो आपकी सिलेबस किया है उस सिलेबस के अंदर आपको NCERT की जो किताबें हैं वो इस बार लागू कर दी गई है, पाठ्यक्रम लागू किया है। तो इस बार RBSC की किताबें नहीं रहेगी। 2021-22 यानी कि ईयरली ऑफ जो ईयर हमारा इस बार 2021 एंड 22, उसके में आपके NCERT की किताबों से पढ़ना होगा, वहीं से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन इस बार जो चैप्टर है वो NCERT की किताबों से लिया गया है। ठीक है सर, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पाठ्यक्रम बताऊंगा कि हमारे पास में कौन कौन सी इकोनॉमिक्स की बुक है, कि भाई किस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि भाई मैं जब पढ़ाई चालू करनी है तो उससे पहले हमने देखना होगा कि हमारे पास में चैप्टर कौन कौन से है, उस सभी चैप्टर के बारे में बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बिल्कुल सर, अब उस चैप्टर को ध्यान से समझना है तो चलिए आपकी स्क्रीन पर जैसे कि फर्स्ट बुक है वो आपकी दे रखी है, और इस बुक का नाम है आपके पास में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है, कौन सी बुक है सर, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं। कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो उसको समझना कि सर हिंदी में तो हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मान लीजिएगा कोई जंगल है और किसी जंगल के अंदर मैंने कह दिया कि भाई इसी पेड़ का अध्ययन करना है, किसी पर्टिकुलर किसी विशेष पेड़ पर। ठीक है, तो जो एक विशेष पेड़ है वो आप कौन सी अर्थशास्त्र कहलाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, एक बाजार का अध्ययन करेंगे, एक ही मार्केट का, एक ही फर्म का, एक ही परिवार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कह दिया कि भाई एक देश है, उस देश के अंदर हमारे पिंजवाड़ा का एक व्यक्ति है, वो बहुत ही पैसों वाला है। ठीक है, तो देश की तुलना अगर आप उस व्यक्ति से करोगे तो वो कौन सी अर्थशास्त्र कहलाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति कौन है, तो वो कौन सा होगी, समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे देश का अध्ययन किया जाएगा, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर केवल एक व्यक्ति विशेष का ही अध्ययन किया जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये फर्स्ट भाग है, जिसके अंदर कि भाई इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी परिभाषा है, प्रोफेसर एडम स्मिथ है, प्रोफेसर रॉबिन्स है,
प्रोफेसर मार्शल है, प्रोफेसर जे एम किन्स है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दे रखे है जे.के. मेहता है, इन्होंने भी क्या कौन कौन सी परिभाषा दी है इसके बारे में हम देखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, मांग क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, ठीक है। बजट रेखा क्या होती है, उपयोगिता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सम सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, पूर्ति लोच, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन की अवधारणा क्या है, अल्पकालीन में, दीर्घकालीन में, ठीक है। इसी प्रकार से हम मार्केट के अंदर भी देखेंगे कि भाई मोनोपोलिस्टिक के अंतर्गत क्या होते हैं, इसके अंदर देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट। चलिए इसके बाद में आपके स्क्रीन पर देख रखा है सेकंड पार्ट है जो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस दोनों बुक के अंदर हम देखेंगे भाई जो सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो बुक है इसमें आपके पूरे कंट्री लेवल पर हम स्टडी करेंगे, देश के आधार पर करेंगे कि भाई पूरे देश के अगर आपको देश के लेवल पर अगर आपको अध्ययन करना है तो किस प्रकार करके। ये तो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो भाई किसी एक ही व्यक्ति का अध्ययन करना है कि भाई अगर मान लीजिएगा किसी प्रैक्टिकल अगर किसी पर्सन पर अगर आपको स्टडी करनी है तो किस प्रकार से आप करोगे। अगर आपको ये कह दिया कि भाई आपको एक कंट्री लेवल पर करनी है, पूरे इकोनॉमिकल आपको करना है अध्ययन, पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, पूरे देश का अध्ययन करना, तो भाई किस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो समष्टि है इसके अंदर मैंने बताया कि पूरे जंगल का मैं अगर अध्ययन करूँ, पूरे जंगल का, पूरे फॉरेस्ट का अगर मैं अध्ययन करूँ तो वो आपके कौन से अर्थशास्त्र कहलाएगी सर, तो वो आपके है कौन सी, समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि मैंने भी आपको कहा अगर किसी देश के अंदर पूरे देश में अगर वो कोई मान लीजिएगा बंदा अगर पूरे देश में प्रथम स्थान पर है पैसे वाला, तो वो कौन सा कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र। अगर मान लीजिएगा वो अपने इलाके के अंदर अगर प्रथम स्थान पर है, अपने छोटे से इलाके में, तो छोटे से इलाके के अंदर अगर आप कहोगे तो वो व्यष्टि है। अगर देश के आधार पर करोगे, बड़े स्तर पर करोगे, तो वो आपके कौन सी है, समष्टि है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि के अंदर बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया। जब मैं इस चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इसमें काफी अच्छे से समझाऊंगा। ये जो पार्ट है आपके पार्ट 2 है। इस बुक के अंदर हम देखेंगे कि भाई राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी विधियां कौन कौन, इसकी नॉर्मली की 3 विधियां होती है कि भाई एक तो होते हैं मूल्य संवर्धन विधि, जिसके कुल उत्पादन विधि के नाम से भी जाते हैं। टोटल वैल्यू एडिशन क्या होती है। सेकंड मेथड से होती है कि भाई टोटल एक्सपेंसेस मेथड यानी कि व्यय विधि है, और तीसरी है वो आय विधि है। इन 3 विधियों से हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जीडीपी और कल्याण के मध्य में अभी संबंध क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी हम देखेंगे। मुद्रा क्या है, बैंकिंग क्या है, मुद्रा का मापन किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ समीकरण है, उसके कुछ कार्य है, महत्व है, बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हम आरबीआई के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देख रखे हैं सरकारी बजट है, आय क्या होती है, आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि भाई घाटा भी क्या होता है, और एक जो चैप्टर तो है कि भाई खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते जा रहे हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जो आने वाली जो लेक्चर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिले, ठीक है। तो ठीक जुड़ते जाइएगा। तो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो भाग फर्स्ट है, ठीक है, भाग फर्स्ट है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर नॉर्मली हम इसे मिक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके नाम से सर मिक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है सर सूक्ष्म इकाई, जिसका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है कि सर केवल और केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन करना। कितने का अध्ययन करें सर, एक ही व्यक्ति। या फिर ये कह सकते हैं कि सर, या फिर ये कहो कि एक ही बाजार,
एक ही बाजार का अध्ययन करना, या फिर एक ही फर्म का हो, ठीक है, एक ही फर्म भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सर। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इस वर्ष जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या है, उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है सर, परिचय। मतलब इसके अंदर आपको कि भाई आपकी इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं क्या है, किस राइटर ने कौन सी परिभाषा दी है, एडम स्मिथ की क्या परिभाषा है, प्रोफेसर मार्शल की क्या परिभाषा क्या है, रॉबिन्स की क्या परिभाषा है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और भी परिभाषा है जिसके बारे में हम बहुत ही गहराई से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात दे रखा है कि सर सामान्य अर्थव्यवस्था, सामान्य अर्थव्यवस्था। तो सर सामान्य अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो सेकंड है वो आपके दे रखा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है, बिल्कुल सर। जिसके अंदर देखेंगे कि हमारी मुख्य समस्या क्या है केंद्रीयकृत समस्या में, जिसमें 3 प्रकार की समस्या होती है कि सर एक तो होती है कि सर क्या उत्पादन किया जाए, एक होती है कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है, उसके अंतर्गत हमको देखना है, ठीक है सर। तो सर हम देख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात जो तीसरा है वो है कि सर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल सर। सकारात्मक और आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, इन दोनों के मीनिंग्स क्या है, डिफरेंस क्या है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी कि एक तो होता है मिक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपका डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी देखना है, ठीक है सर, हम डिफरेंस भी देख लेंगे। तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर था बेटा, फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल सर। चलिए सेकंड चैप्टर के हम बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम देखा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंदर हम देखेंगे कि उपयोगिता होती क्या है, ठीक है, क्या उपयोगिता का मापन कर सकते हैं, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइज, ठीक है। इसके पश्चात जो सेकंड है वो है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक के अंदर आपको कहेगा कि भाई हम उपयोगिता को मापन कर सकते हैं, जबकि क्रमवाचक के अंदर आपको कहेगा कि हम उपयोगिता का मापन नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके पश्चात जो थर्ड हेडिंग्स दे रखा है वो आपके दे रखा है सर क्या, कि उपभोक्ता का बजट क्या है, आपके उपभोक्ता का बजट क्या है। बजट लाइन क्या होती है, बजट रेखा, इसमें जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और कहाँ पे संतुलन होता है उपभोक्ता का वो भी हम देखेंगे। इसके पश्चात जो चौथा है वो मांग है। लास्ट ईयर ये चैप्टर ही पूरा अलग था, लास्ट ईयर उपभोक्ता के व्यवहार वाला जो चैप्टर था वो अलग था, मांग वाला चैप्टर अलग था, मांग की लोच अलग था और पूर्ति भी अलग था। लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी की जो किताब है उस एनसीईआरटी की किताबों के अंदर आपके ये जो चैप्टर है ये और उपयोगिता वाला दोनों ही क्या है इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप अगर पढ़ने चाहो तो पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो वहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है सर, हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है बाजार मांग, ठीक है, ध्यान रखना मांग भी हम देखेंगे। मांग के अंदर मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है, मांग वक्र कैसे बनता है, मांग अनुसूची क्या होती है, बाजार मांग क्या होता है, ये सब इसके अंदर देखें। मांग की लोच, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बिल्कुल सर हम इसके अंदर भी देखेंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, इसकी श्रेणियाँ हैं, इसको प्रभावित करने वाला घटक है, इसके तत्व है, और इसके बीच में 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर।
इसके पश्चात चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए, इसके पश्चात आपको दे रखा है कि उत्पादन और लागत। तो सर प्रोडक्शन और कॉस्ट होती क्या है उसके बारे में हमें बताइएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, हालांकि लास्ट ईयर तो प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर भी अलग था, लेकिन इस बार दोनों ही क्या किए हुए सर, इंक्लूड किए हुए। इस बार इनकम वाला जो चैप्टर वो हटा दिया है। लास्ट ईयर चैप्टर भी था इनकम वाला भी, आगम वाला। ठीक है, लेकिन कोई बात इस बार हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन फलन क्या होता है, ठीक है, द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन। अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादन वक्र कैसे बनता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद में दे रखा है कि सर टीपी, एपी और एमपी, मतलब कुल उत्पादन को हम इंग्लिश में शॉर्ट में हम क्या क्या कहते हैं, टीपी। क्या कहते हैं सर, टीपी। बिल्कुल सर, यानी कि टीपी। औसत उत्पादन को हम शॉर्ट में कहते हैं सर ईपी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट। और सीमांत उत्पाद को हम क्या कहते हैं सर, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखिएगा, एक दे रखा है हासमान सीमांत उत्पादन और नियम परिवर्तित नियम। बिल्कुल सर, इसमें हम देखेंगे इसका वक्र कैसे होता है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, लागत क्या होती है, मीनिंग्स ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लागत कितने प्रकार की होती है जिसमें हम समय के आधार पर हम देखेंगे। ठीक है सर। चलिए, इसके पश्चात आपको दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसके भी हम देखेंगे। सम प्राप्ति होती क्या है उसको भी हम देखेंगे। लाभ आपको कहाँ प्राप्त होगा, लाभ का अधिकतम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सम विच्छेद बिंदु की बात करेंगे, ब्रेक इवेंट पॉइंट की। ठीक है, हाँ, बीईपी शॉर्ट में हम कहते हैं बीईपी। ठीक है, कि भाई आपको लाभ कहाँ पे होगा, कहाँ पे हानि होगी। ठीक है, और कहाँ पे आपको उत्पादन करना होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, जिसमें हम अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु है, सामान्य लाभ है, लाभ बिंदु। ठीक है, उसके पश्चात दे रखा है कि फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। उसके पश्चात है बाजार पूर्ति वक्र क्या है, जैसे मांग है उसी तरह पूर्ति वक्र के अंदर भी आएगा। और पूर्ति के अंदर कीमत लोच, जिस प्रकार मांग की लोच होती है उसी प्रकार आपकी कीमत की भी लोच होगी। इसी प्रकार किसकी लोच होगी सर, कीमत की भी लोच होगी। उसके पश्चात पांचवा जो चैप्टर है वो आपके है सर बाजार संतुलन। कौन सा चैप्टर सर, बाजार संतुलन। ठीक है सर, तो बाजार संतुलन के अंदर हम देखते हैं कि संतुलन और अधिमांग अधिवक्र क्या होता है। बाजार संतुलन और फर्मों की स्थिर संख्या। चलिए, नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि सर वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार क्या होता है। ठीक है, एकाधिकार का मतलब क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि बाजार मांग वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र क्या होता है। और कुल औसत, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कुल और औसत और सीमांत संप्राप्तियाँ होती क्या है, सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत रोज। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन। ठीक है, बिल्कुल सर। और साथ ही साथ में इसके अंदर हम देखेंगे, ध्यान रखना, हम वक्र की सहायता। ठीक है सर,
और हम इसमें देख लेंगे कि भाई एकाधिकारी में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकारी और प्रतिस्पर्धा अल्पाधिकारी में कैसे व्यवहार करते हैं उसके बारे में भी ये थ्योरेटिकल लो, जबकि ये यहाँ पे कि आपकी क्या जाएगी सर प्रैक्टिकल है कि डायग्राम बनेगी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कई प्रकार के इसमें आपके डायग्राम बनेंगे, तो प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अब आपके क्या है कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखोगे, लेक्चर वीडियो देखोगे, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, वरना आप पूरा मैं कह रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे यार ये डायग्राम कौन सा है, ये डायग्राम कौन सा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आपकी क्या होता है सर, कंप्लीट होता है, ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए सेकंड जो बुक है वो आपकी कौन सी है, समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी बुक है सर, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत इसके अंदर एक पूरे देश का अध्ययन किया जाएगा, पूरे देश के, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक जंगल, यानी कि एक जंगल का अध्ययन किया जाएगा। अगर मान लीजिएगा किसी जंगल के अंदर किसी पर्टिकुलर का किसी एक पेड़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर मान लीजिएगा मैं किसी जंगल के अंदर अगर किसी एक पेड़ का अध्ययन कर रहा हूँ, तो वो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगी। समझ में आया, बिल्कुल सर। अगर मान लीजिएगा अगर मैं किसी जंगल के अंदर अगर किसी एक ही पेड़ का अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सर एक पेड़ तो एक पेड़ किस में जाएगा, आपके व्यष्टि के अंदर जाएगा। एक पेड़ किस में जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक जंगल का अध्ययन करना है, एक जंगल का अध्ययन करना है, तो वो जंगल किस में जाएगा, आपके समष्टि अर्थशास्त्र में जाएगा। किस में जाएगा सर, समष्टि अर्थशास्त्र, जो आपके इसी बुक के अंदर कौन सा भाग है, सेकंड भाग है। कौन सा भाग है, सेकंड पार्ट है, ठीक है सर। चल भाई, कौन सा भाग है सर, वो आपके सेकंड भाग है, ये बुक्स जो आपके हैं, ठीक है सर। यानी कि इसके अंदर एक पूरे देश का अध्ययन करेंगे। एक देश के अंदर आपकी मुद्रा कितनी है, बैंकिंग कितनी है, आय क्या है, बजट क्या है, उस सब का अध्ययन किया जाएगा है, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए इसके बाद में हम इस बुक के अंदर जो कंटेंट्स है, ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर भाई कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट चैप्टर है आपके परिचय, यानी कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र कब प्रारंभ हुई, कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए जनक कौन है, ठीक है, वर्तमान में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा हम क्या देखेंगे, बेसिक नॉलेज देखेंगे कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र आपके होती क्या है, उसके बेस देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो आपके है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन कि भाई नेशनल जो इनकम है किसकी कह रहे हो सर, नेशनल इनकम की, ठीक है।
नेशनल इनकम की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है कि सर नेशनल इनकम होती क्या है, किसे हम कहते हैं, उसकी पूरी डेफिनेशन हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सर। साथ ही साथ में आय का वर्तुल प्रवाह क्या होता है, यानी कि वर्तुल चक्र का प्रवाह होता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, उसकी विधियाँ है जो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है वैल्यू एडिशन, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। एक है सर व्यय विधि, एक्सपेंसेस मेथड भी कहते हैं, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पर आपके 3 प्रकार की विधियाँ है। कितनी विधि है सर? 3 विधियाँ। एक तो आपके आती है यानी कि कुल उत्पादन विधि। एक तो कौन सी विधि है सर? कुल उत्पादन विधि। चल भाई, यानी कि एक तो हम इसमें कहते हैं कि कुल उत्पादन विधि, कुल उत्पादन विधि। एक है सर व्यय विधि। एक कौन सी विधि है सर? व्यय विधि, ठीक है। एक आपके है व्यय विधि, और तीसरी विधि का नाम है सर आय विधि। इन 3 विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इन 3 प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के अंदर आती रहता है ये टॉपिक, ठीक है, जो 2nd चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात दे रखा है कि सर कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तादात्म्य क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में अगला हेडिंग से आपकी कि वस्तुएं और कीमतें, वस्तुएं और कीमतें, ठीक है, कि भाई वस्तुएं और कीमतों में क्या डिफरेंस है, वस्तुएं कीमतें होती क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक है कि सर जीडीपी और कल्याण के मध्य संबंध, जीडीपी और कल्याण के मध्य संबंध, जीडीपी व कल्याण, कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप को हमें पढ़ना है। उस रिलेशनशिप को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और 4 नंबर के अंदर क्वेश्चंस किया भी जाता है कभी कभार, ठीक है सर। तो ये आपके था 2nd चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मूल संकल्पना पढ़नी है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कौन कौन सी है, इसके अंदर तादात्म्य स्थिति क्या होगी, वस्तु और कीमतें क्या होती है, और जीडीपी और कल्याण के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर आपके इंट्रोडक्शन से जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है वो आपकी कौन सा है सर? मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, क्योंकि भाई मनी और बैंकिंग के अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही गहराई से, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपके है मुद्रा के कार्य क्या है, कि भाई इसमें हम मुद्रा के अर्थ भी देखेंगे, मुद्रा की परिभाषा भी देखेंगे, मुद्रा के क्या क्या कार्य है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई मुद्रा की मांग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि भाई मुद्रा की मांग होती क्या है, समव्यवहार प्रयोजन, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, यानी कि सबसे बहुत ही मेन चीज़ यही है कि सट्टा उद्देश्य प्रयोजन और समव्यवहार, कि सट्टा होता है क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा ही होगा जनरली कि भाई सट्टा दिया, इसके ये दिया, उसकी अकाउंटिंग कीजिए, तो आपने की होगी, ठीक है सर। इसके बाद में थर्ड है जो वो आपके क्या है सर? मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति। अब सर मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से होती है, तो भाई कि बैंक के माध्यम से होती है नॉर्मली, कि भाई इसमें देखेंगे वेद डेफिनेशंस क्या होती है, लीगल डेफिनेशंस कह रहा है, जिसमें संकुचित और व्यापक। संकुचित का मतलब होता है कि बहुत ही कम, ठीक है, और व्यापक का मतलब होता है कि एक लंबे, ठीक है, बड़े क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है 3.3.2 वो है आपके बैंकिंग पद्धति द्वारा मुद्रा सृजन, बैंकिंग पद्धति द्वारा मुद्रा का सृजन करना, ठीक है, बिल्कुल सर। और तीसरा है
कि मुद्रा नीति के उपकरण क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसमें हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य भी देखेंगे, महत्व भी देखेंगे, इसके उपकरण या कुछ नीतियाँ है, कुछ पॉलिसी से है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। इसके बाद में जो चौथा है वो है आय निर्धारण। चौथा कौन सा है सर? आय का निर्धारण करना। सर आय का निर्धारण, बिल्कुल सर, जिसमें हम प्रत्याशित और यथार्थ के बारे में भी देखेंगे। एक वक्र पर संचलन बनाम का एक वक्र जो शिफ्ट है उसको भी पढ़ना है। और एक है सर उत्पादन बाजार का अल्पकालिक स्तर कीमत विश्लेषण, कि भाई कीमत का एनालिसिस कैसे करना, वो भी कौन से बाजार में? अल्पकालिक बाजार में, यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करेगा यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि समस्त मांग वक्र पर एक बिंदु है। ठीक है, अगला हेडिंग्स है कि उत्पादन बाजार में संतुलन मांग पर स्वायत्त परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। और अगला टॉपिक्स है जो गुणक यांत्रिकता। ठीक है, कि गुणक यांत्रिकता क्या होती है, उसका मीनिंग समझना, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना। ठीक है, इसी के साथ में चौथा चैप्टर भी आपके क्या होता है सर? फिनिश होता है। उसके बाद में जो पांचवा चैप्टर है वो आपके सर सरकारी बजट और एक अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट और एक अर्थव्यवस्था। ठीक है सर, नेक्स्ट यानी कि अब इस चैप्टर को भी समझना कि भी सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के अंदर में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो सर इसके अंदर आपको सरकारी बजट के घटक क्या है उसको भी पढ़ना है, राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, सरकारी घाटे के माप क्या होते हैं। ठीक है, 5.2 के अंदर जो दे रखा है वो है राजकोषीय नीति। ठीक है, कि राजकोषीय नीति क्या होती है, हालांकि इसमें हम देखेंगे CRR SLR। ठीक है, यानी कि नकद कोषानुपात क्या होता है, वैधानिक कोषानुपात क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में वैधानिकता अनुपात क्या होता है उसके बारे में गहराई से देखेंगे। फिर सरकारी व्यय में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, करों में परिवर्तन कैसे होता है, ऋण क्या होता है, लोन जिसके बारे में हम कह रहे हैं, तो पढ़ना है हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे जो टफ लगेगा वो आपको यही लगेगा समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें हम पूरे ऑल कंट्री लेवल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। छठा जो चैप्टर है वो आपके है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओपन इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सर जो अदायगी संतुलन है वो अदायगी संतुलन होता है क्या है। सबसे जो कई बार क्वेश्चंस किया जाता है कि अदायगी संतुलन के अंदर आधिक्य और घाटा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। रेखा चित्र के माध्यम से भी पूछा जाता है, तो देखिएगा। ठीक है, जब आएगा तो उस समय मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, अगला जो टॉपिक्स है 6.0 विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, बिल्कुल सर, इसके अंदर हम देखेंगे विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, नम्य विनिमय दर क्या होती है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है, प्रबंधित तीव्रता क्या होती है, विनिमय दर प्रबंध क्या होती है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देखेंगे। खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण कैसे करना है, खुली अर्थव्यवस्था के अंदर तारतम्य संतुलन निर्गत क्या होती है, व्यापार शेष क्या होता है, व्यापार घाटा और बचत और निवेश से आप क्या समझते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो इसी के साथ में मैंने आपको क्लास 12 के अंदर बता दिया है कि भाई आपका सिलेबस किस प्रकार से रहता है उसके बारे में ध्यान रखना। आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होगा सर? 80 मार्क्स का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपके रिटर्न होता है। और इस बार सत्र 2021-22 के अंदर यानी कि 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई 2021-22 में आपका क्या पैटर्न रखती है वो अभी तक नहीं आया, तो हम इस पैटर्न का हम वेट नहीं कर देंगे। हमारे पास में अब क्या NCERT की बुक है जो इस बार लागू कर दी गई है वापस, तो इस बुक को वापस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ एक एक चैप्टर को गहराई से पढ़ना है। अगर आप एक एक चैप्टर को गहराई से पढ़ोगी तभी आगे आपको आगे जो आने वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अदरवाइज कोई किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ध्यान रखना ये तो भी आपको केवल सिलेबस के बारे में बताया कि भाई आपके बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन सी बुक्स है, ठीक है, उसके बारे में।
और नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है उसकी वीडियो तो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है ही है, ठीक है। आप कभी भी चाहे तो आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब वीडियो पर। और अब हम एनसीईआरटी की जो किताबें है, ठीक है, कौन सी किताबें सर? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की भी किताबें पढ़नी है। जो इसमें ध्यान रखना, मैं इसमें हर चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को आपको गहराई से पढ़ना है। क्योंकि आपको हो सकता है आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको काम आ जाए क्वेश्चंस, कभी भी कोई टॉपिक्स है तो उस समय आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। तो चलिए आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाऊंगा, और वो है आपके कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी अर्थशास्त्र होगी सर? व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना, जो बहुत ही सरल है, ठीक है। बहुत ही क्या है? सरल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ में हम अकाउंट्स के भी कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है सर। धन्यवाद।